साल 2025 जो है ये हमारी मिलिट्री रेडीनेस और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है उसके हवाले से आपकी असेसमेंट क्या है? किस तरह का साल रहा है हमारे लिए? जी बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। देखिए, अगर साल के शुरू का हिस्सा देखें जो अप्रैल तक था तो मोस्टली दुनिया की नज़र में हम उतने रेलेवेंट भी नहीं थे और हिंदुस्तान की नज़र में तो हम शायद बिल्कुल इररेलेवेंट थे या लीस्ट रेलेवेंट थे, जिसमें अंदर हमारा कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने में इस खित्ते में कोई हमारा रोल नहीं था, हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग वो नहीं थी। लेकिन कर्टसी हिंदुस्तान, उन्होंने जो जंग थोपी हमारे पास, चाहे वो 4 दिन की थी, लेकिन हम ऑलमोस्ट लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट होते होते हम मोस्ट रेलेवेंट बन गए, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन गए। और हमने देखा कि दुनिया हमें एंगेज करना चाहती थी, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी हारे हुए शख्स को या हारे हुए मुल्क को एंगेज नहीं करती। दुनिया आपको एंगेज करती है आप जब फाते होते हैं। दुनिया आपको वैल्यू करती है जब आपकी विक्ट्री होती है, आपके जेब में होती है, या आपके पीछे आपकी हिस्ट्री आपको सपोर्ट करती है थ्रू एक फतुहात, अगर आप या एक फतह हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मई के महीने में हमने जो किया, ख़ास तौर पर जो पाक फ़िज़ाइया ने किया। पाक फ़िज़ाइया का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा उसने सिग्निफिकेंट रोल किया इन डिस्पेलिंग द इम्प्रेशन। हैदर, जितने साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे, 30-35 साल, और उसके बाद भी आज तक हमारी एयरफोर्स को दुनिया जानती थी कि हम एक रिएक्टिव एयरफोर्स हैं, हम एक डिफेंसिव एयरफोर्स हैं, हम रेडी टू रिस्पॉन्ड टाइप एयरफोर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया पिछले 78 सालों में हमने, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अब हमने देखा कि ये एयर पावर हमारे मुल्क की जो है वो एक लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी टूल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये वो है, डिस्ट्रप्टर फोर्स है जो बेसिकली बैलेंसिंग फोर्स है बिटवीन, और स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को ये बेंड करती है अपने मुल्क और अपने लोगों के हकूक या उनकी फेवर में। ये पहली दफ़ा देखा कि एक स्टैंड लोन एयर पावर ने इतना सिग्निफिकेंट टिल्ट किया एक बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, ताकि दुनिया मजबूर हो गई। और सबसे बड़ी बात आपने खुद देखा था, अगर 4 दिन की जंग को आप क्लोजली देखें तो सबसे बड़ा, मैं अगर मुझे एक लफ्ज़ में कहा जाए इस एयरफोर्स का या इस ऑपरेशन को समराइज करने का एयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हमारी फिजाइया अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एयरफोर्स क्या करेगी, क्या इफेक्ट करेगी एग्जैक्टली, और कितने डायमेंशन से कर सकती है। जाहिर आपने देखा, हम इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहते रहे, आपने बड़ा जबरदस्त कवर किया पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी और इंडिया के मीडिया के साथ भी, बड़े अच्छा स्पोक्स पर्सन रहे आप हमारे बिहाफ पे। तो हमने देखा कि ये वो एयरफोर्स है जो ज़मीन पर एयर डिफेंस बताती है, रेडार कंट्रोलर्स बताती है कि हमारे इस तरह के ऑपरेट करते हैं। हवा में हमारे फाइटर जहाज़ों ने क्या कर दिखाया, उनके पीछे एयर टू एयर रिफ्यूलर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज़ थे, सैटेलाइट की पिक्चर लिए हुए ज़मीन से आपको अपडेट मिल रही थी, और सबसे बड़ी साइबर कमांड फोर्स ने क्या कर दिखाया। तो इसको कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन हमारी सारी कौम अब सीख चुकी है, हिंदुस्तान अभी सीखना चाह रहा है कि ये होता क्या है। ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया था इस दफ़ा जंग को, और ये वैसे नहीं हुआ था। इस सब का मैं क्रेडिट ज़ाहिर है पाक फ़िज़ाइया के प्रेजेंट सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को ज़रूर देना चाहूँगा कि उन्होंने विजनरी, उनकी लीडरशिप थी। उन्होंने ये एंटीसिपेट किया था कि आने वाली जंगें कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट वर्सेज एयरक्राफ्ट, स्टील वर्सेज स्टील, मेटल वर्सेज मेटल, नंबर वर्सेज नंबर नहीं गिनी जाएंगी। आने वाली जंगें लड़ी जाएंगी कॉन्सेप्ट से, क्रिएटिविटी से, सरप्राइज से और अनप्रेडिक्टेबल होने से। आप नोट करें एक और चीज, मैं तो वैसे ना और कुछ चीज़ें भी डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब भी मई की जंग का जिक्र होता है ना, तो दिल करता है कि कुछ चीज़ें हम बार बार सुने भी। एक तो आप जो बात कर रहे थे ये भी मुझे बताइएगा। सेकेंडली सर मुझे बताइएगा, जो हम लोगों ने जो कुछ शो किया उन 4 दिनों में कि ये हमारी सलाहियतें हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारी सलाहियतों का सर कितने % था? हमारे पास मजीद कितना कुछ है हमारे बैग में? देखिए, परसेंटेज तो शायद बॉर्डर पार लोगों को ज़्यादा फायदा करेगी कि कितने % था, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि मैं पोस्ट वॉर में गया था, 2 दफ़ा मैं गया इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस में। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। आपके व्यूअर्स की इत्मीनान, तसल्ली और अल्लाह का शुक्र बजा लाने के सेंस में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब मैं ये बातें कर रहा था उनसे, और यही साइबर कमांड के जो वॉर हीरोज थे उनसे मैं पिछली जंग डिस्कस कर रहा था, स्ट्रैटेजीज देख रहा था, तुमने कैसे ग्रिड स्टेशन नॉकआउट किए, बिजली बंद कर दी, ट्रेनों का सिस्टम नाकारा कर दिया, फ्यूल सिस्टम रोक दिया आपने, ये सारा कुछ, और वेबसाइट्स हैक कर दी लाखों आपने, और डाटा हैक करके डिलीट कर दिया। तो ये सारा कुछ आपने किया, तो ये कैसे किया और वो कैसे किया, हम ये डिस्कस कर रहे थे। जब थोड़ी देर बाद मुझे उनके जो हेड थे उन्होंने लाइटर नोट पे कहा, उन्होंने कहा सर आप और मीडिया तो पिछली जंग की बातें कर रहा है, हम तो अगले प्लान पे याद किए बैठे हैं कि हमने अब अनफोल्ड कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो प्राइड है सारी कौम को होना चाहिए, और आई एम श्योर आपको और मुझे भी होगा,
देखिए, जितने हमने 10 तारीख को टनेज फेंकी मई के महीने में हिंदुस्तान पर, उसमें आधी के करीब अनमैन्ड ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनीशन और किलर मुनीशन की थी, जिसका मतलब ये है कि उसमें पायलट इस्तेमाल नहीं हुए, आधे से ज्यादा। जिसका मतलब ये है और कि ये इफेक्ट क्रिएट करना अब मैन्ड एयरक्राफ्ट की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रह गई। और सबसे ज्यादा जो मैं प्राइड लेता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कौम भी लेती होगी कि ऑल वेपन जो 10 तारीख को ड्रॉप किया गया था वो मेड इन पाकिस्तान था। जिसका मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम डिपेंडेंट नहीं रहे, सैंक्शंस के नहीं रहे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, हम एम्बार्गो का फेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अब वो हम उस रीजन से बाहर निकल चुके हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अर्ज करता चलूं इसी बारे में, देखिए इस दफा जो मैं हम वॉर को करते हैं और आप कह रहे हैं दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, पाक फदाइया के 3 स्ट्रेटेजिक टारगेट थे इस जंग के अंदर। एक था हवा में, एक था जमीन पर और एक था समंदर में। हवा में था राफेल। 3 साल से पाक फिजाइया के सरबराह के हुक्म और डायरेक्शन के ऐन मुताबिक ये फिजाइया एंटी राफेल एक फ्लीट तैयार किए बैठी थी, ये जो J-10C था। इन पायलट्स को कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इनको कहा जाता था कि आपने जब करना है राफेल की कमजोरियां, उसकी वीकनेसेस, शॉर्ट कमिंग्स, कहाँ पे लूप होल्स हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, वो इन्होंने किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआ से कहीं ज्यादा किया। मैं एज अ स्टूडेंट अफेयर पार और फॉर्मर फाइटर पायलट को कह रहा हूं कि मुझ जैसा बंदा भी सरप्राइज था जो पाक फिजाइया ने किया। ये था हवा में एक स्ट्रेटेजिक टारगेट, जमीन पर था S-400। ये आंखें और एक वेपन था उनके हाथ में कि जिससे वो देखेगा 600 किलोमीटर से खान साहब वो मिसाइल आपको ट्रैक करता है और 400 किलोमीटर पे शूट करता है। 400 S-400 का नाम ही 400 का मतलब ये है कि 400 से नजदीक नहीं आने देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जो व्यूअर्स आप जानकर हैरान होंगे, कि ये दुश्मन के जहाज की तरफ या जो पाकिस्तान का इस सूरत में होना था, जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट की तरफ जब बढ़ता है मार्क 15 पर बढ़ता है, जिसका मतलब ये है 17,000 किलोमीटर पर आवर। जबकि आने वाले जहाज की जो अटैक करने आ रहा होता है उसकी स्पीड मुश्किल से 1000 किलोमीटर होती है, जिसका मतलब ये है कि 17 गुना ज्यादा स्पीड से मिसाइल बढ़ता है। तो इसलिए मैं क्रेडिट देता हूं पाक फिजाइया को कि ये सुइसाइडल टाइप मिशन था, ये वन वे मिशन था, डेंजरस मिशन था। ये दूसरा टारगेट पाक फिजाइया ने आपकी अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर उस पायलट से मुलाकात भी हुई इसको तबाह जी जी जी। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट, मैं एक और दो टारगेट हमने बात की हैं, एक स्ट्रेटेजिक टारगेट हवा में और एक स्ट्रेटेजिक टारगेट जमीन पर S-400। एक तीसरा भी था जिसका मौका नहीं दिया हिंदुस्तान ने हमें, और वो था विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। और तीसरा टारगेट पाक फिजाइया ने क्लियर कट तैयार किया हुआ था कि अगर विक्रांत को अनफोल्ड किया गया और समंदरों में लाया गया जहां वो हमारी कोई पोस्चरिंग भी कर सके थ्रेट की, पाकिस्तान की सरहदों को, कोस्टल साइल इलाकों को या किसी भी हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो पाक फिजाइया नेवी के अलावा नॉकआउट करेगी इंशाल्लाह जाकर। तो ये हमने आज नहीं किया था, ये पीस टाइम की तैयारी हुई थी, ये उस टाइम से काम शुरू हो रहा था। यानी सारा कुछ, हैदर ये आप एग्री करेंगे कि ये नहीं होता कि जंग शुरू हो गई है और हम सोचना शुरू करेंगे अब कौन से टारगेट हमने करने हैं। ये टारगेटिंग स्ट्रैटेजी आपने बहुत पहले से तय करनी होती है। आपने दुश्मन को पहले से रीड करना होता है, उसको सिमुलेट करना होता है, उनको एक्सप्लॉइट करना होता है और इतना ज्यादा रिहर्स करना होता है कि आपकी वो सेकंड नेचर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये होता आया था हमारा इतने अरसे तक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो मई की जंग हुई उसके बाद साउथ एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो पाकिस्तान का रोल रहा है, उसको अब दुनिया अब किस तरीके से देख रही है? आपने बताया कि हम लोग 2025 के आगाज़ में हम कोई बहुत रेलिवेंट नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो इख्तिताम हो रहा है उसमें हम मोस्ट रेलिवेंट हैं। तो जो किरदार हमारा रहा है गुज़िश्ता 7-8 माह के अंदर, मैं प्रवीण सानी साहब को अक्सर कोट भी करता हूँ। प्रवीण साहब ने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो तीनों ग्रेट पावर्स जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात आज बना कर रखना चाहती हैं। देखिए, अक्सर लोग हैदर कहते हैं और मैं इत्तेफाक नहीं करता और एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, लोग कहते हैं कि ये जंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाई, और मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं रुकवाई, ये पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने रुकवाई। वो क्यों रुकवाई? वो इसलिए रुकवाई कि आप मुझे बता दें, आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं रिपोर्टिंग का, आप मुझे बताइए, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो आया प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतने ही फिक्रमंद होना था, इतने ही जल्दी जल्दी भागे आके हमारी सीज फायर कराना था? नहीं कराना था। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये हमारे रिस्पॉन्स था, और इतना खतरनाक रिस्पॉन्स था। आप अभी यूट्यूब करें, पियर्स मॉर्गन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 20 मिनट की कमेंट्री बनाई है। उन्होंने कहा है क्योंकि पाक फिजाइया क्यों नेटो के लिए और वेस्ट के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है या बन गई है। इसका मतलब यह है परेशानी का बायस कि पाक फिजाइया ने उनके वेपन ऑब्सलीट कर दिए हैं,
उनके टैक्टिक्स को आउटडेटेड कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है कि इतनी इनोवेशन लगाई गई है। एक बात जो आप पूछ रहे हैं कि हमारी क्या रेलेवेंस बनी और क्या हमारा इफेक्ट बना ग्लोबली, मैं पिछले सवाल के जवाब में आपसे अर्ज कर चुका हूं। देखिए, हमेशा विक्ट्री हैज वैल्यू, और अक्सर मैं कहता हूं कि अब आज हम कंक्लूड कर रहे हैं तो दोबारा शायद मैं रिपीट करना पड़ रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि विक्ट्री हैज वैल्यू एंड देन वैल्यू एड्स टू योर पावर, और देन दुनिया अगर आपको समझेगी पावर तो आपसे बात करेगी, बिकॉज देन पावर टॉक्स टू पावर। तो हम पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी रही है, दुनिया कोई एहसान नहीं कर रही। हमने साबित किया है हम रेलेवेंट हैं, हम एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स हैं, हम वो फोर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस को और स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को अपने हक में फेवर करना और अपने हक में करने की सलाहियत रखती है। इसलिए दुनिया आपसे रेलेवेंट हो गई है, इसलिए दुनिया आपको रेलेवेंट समझ रही है, इसलिए दुनिया आपके करीब आना चाहती है, इसलिए आपसे कह रही है कौन से जहाज इस्तेमाल किए, कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, आपने एयरफोर्स को एम्प्लॉय कैसे कर दिया, इतने इनोवेशन, आपने इतने एमराम और दूसरे मिसाइल कैसे ऑब्सलीट कर दिए। वो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की है और मुसल्लह अफवाज की, और खास तौर पर जो पाक फिजाइया ने चंद घंटों में रोल अदा किया वो उसकी वजह से हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, साल 2026 के लिए आप क्या समझते हैं? आपके नज़दीक हमारी जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? टॉप 3 डिफेंस प्रायोरिटीज़ हमारी साल 2026 में क्या होनी चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, जो विजिलेंस है ना, वो आपको आपके पास चॉइस ही नहीं है। और हमारी फोर्सेस इतने सालों से, और खास तौर पर पाक फिजाइया, तो आपने देखा है सोवियत यूनियन की वॉर जब 79 में ऑक्यूपाई हुआ था, जब मैं एयरफोर्स में नया भर्ती हुआ था उसके बाद, तो हम उस वक्त से लेके हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस पे रहे हैं। हमारे पास चॉइस ही नहीं है। देखिए हैदर, जो रिएक्टिव फोर्स होती है, यानी इस सूरत में हमने तो ऑफेंस नहीं करना था हिंदुस्तान पर, हमने तो नहीं ऑफेंस पर प्लान करना था कब हम हमला करेंगे। हिंदुस्तान ने हम पर हमले का सोचा, चॉइस उनकी थी, टाइमिंग उनके थे, जगह उनकी मर्जी की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना मैग्नीट्यूड से हमला करना है, 80 जहाज जाएंगे, 600 जाएंगे, 50 जाएंगे, कहां टारगेट करेंगे, वेपन कौन से लेके जाएंगे, ये सब ऑफेंस करने वाले का एडवांटेज होता है। हम क्योंकि हमारी डिजाइन में नहीं है, हमारे वॉर प्लान में ऐसा नहीं है कि हम ऑफेंस लॉन्च करेंगे, तो हमने डिफेंसिव रहना है। और ये सारे जो एडवांटेज मैंने आपको ऑफेंसिव के बताए, ये डिफेंसिव के लिए डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज के पास एक ही चीज होती है जिससे वो करता है, वो है ऑपरेशनल रेडीनेस ऑल टाइम। और ऑपरेशनल रेडीनेस कह देना बड़ा आसान है, इसके लिए एक जज्बा ईमान होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इस दफा एक्सप्लॉइट किया वो था टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। ये जो साइबर कमांड, ये जो PL-15, ये जो J-10C और ब्लॉक 3, ये सारा कुछ देखा, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज तो आप मुझे कह सकते हैं कि राफेल का भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें पहली 2 चीजें मिसिंग थी। जज्बा ईमान का मतलब ये है आपकी कॉज जस्टिफाइड होनी चाहिए। कॉज का मतलब ये है जब मुझे यकीन हो कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं और मारा गया तो मुझे डबल दर्जा मिलेगा, तो मेरा जज्बा और होता है। और अगर मुझे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए ये मुल्क कोई भेजता है, जो अनफॉर्चुनेटली इस दफा हिंदुस्तान के बारे में था कि उनकी फोर्सेस पॉलिटिकल एजेंडे को टो कर रही थी, इलेक्टोरल वोटिंग को चेस कर रही थी, तो आपका रिजल्ट और होता है। जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है खान साहब, तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है। जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होती है। ये था पाकिस्तान की स्टोरी, और इसके ऑपोजिट था अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए, अनफॉर्चुनेट कह रहा हूं, उनके लिए ये था कि उनकी कॉज जस्टिफाइड नहीं थी, उनकी वॉर जस्टिफाइड नहीं थी, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड नहीं थी। बिल्कुल। आने वाले साल वी हैव टू बी रेडी, देयर इज नो चॉइस। हमारे पास रेडीनेस के अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। हम रेडीनेस पे तब कॉम्प्रोमाइज करें अगर ऑफेंस हमारी चॉइस हो, कि हमने मर्जी है ऑफेंस करना है, अभी हम तैयार नहीं है, हम अगले साल ऑफेंस करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑफेंस करने वाला किस वक्त अनलीश या अनफोल्ड करेगा, तो आपके पास चॉइस क्या है? सिवाय रेडीनेस रहने के, अपने आप को कन्विक्शन से रेडी रखने, टेक्नोलॉजिकल एडवांस और बेहतरीन ट्रेनिंग, हमारे पास चॉइस ही नहीं है कोई और। बिल्कुल ठीक। सर, आखिर में ये मुख्तसरन बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस तरह बिहार इलेक्शन से पहले ये सब कुछ भारत ने प्लान किया, लेकिन प्लानिंग जो फेल हुआ, इंशाल्लाह हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है और हमें यकीन है इनफैक्ट कि दोबारा भी भारत करेगा, इससे ज़्यादा रुसवाई का उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि अब बंगाल इलेक्शन से पहले भी जो हवा वहाँ पर क्रिएट की जा रही है, तो भारत कोई दोबारा शरारत करने का सोच सकता है? मुझे पता है आपकी व्यूअरशिप इंडिया में भी काफी है, और आपके थ्रू मेरी आवाज छोटी है, आपकी आवाज जरा सर, आपकी आवाज बेहतरीन है, बड़ी आवाज है, मौसर और मोतबर आवाज है। देखिए, मैं हैदर ये कहता हूँ थ्रू आउट, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट क्लोज हुआ था जून के महीने से, तो उन्होंने कहा था कि ये बिहार से पहले होगा, नहीं होगा। मैं कोई प्रिडिक्ट तो नहीं करता, एनालाइज कर सकता, और मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि नहीं होगा, इमीडिएट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? देखिए, आप हिंदुस्तान से पूछें, उनके 11 खिलाड़ी वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने जाते हैं। जब वो जाते हैं तो टीम पूछती है कि वर्ल्ड कप किधर है,
और पूछने का हक रख दिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह। इसी तरह आप 11 खिलाड़ी जब भेजते हैं तो अगर कौम पूछती है तो 85 जहाजों का क्यों नहीं पूछेगी कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। हिंदुस्तान ने मई में अपने लोगों को कोई वॉर ट्रॉफी नहीं दे सका, उल्टा वो ट्रॉफी जो अगर उनके जेहन में थी भी तो वो छिन गई। जब जंग शुरू करनी होती है तो आपने एक वॉर ऑब्जेक्टिव रखने होते हैं, वॉर ट्रॉफी को जेहन में रखना होता है कि जब मैं ये अनफोल्ड करूंगा तो मुझे ये ट्रॉफी मिलेगी, ये मेरे वॉर ऑब्जेक्टिव, ये मेरे फोर्स गोल्स हैं, ये मेरे कॉन्फ्लिक्ट के एंड में वॉर प्लानिंग के नतीजा क्या निकलेगा। वो नतीजा तो मायूसी निकला, पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखा सके, वो घुटनों पर नहीं टेक सके। अगर वो नहीं टेक सके तो मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान ने कुछ कर लिया है ऐसा कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पोजीशन आ जाए कि हमें घुटनों पर टेकने पर मजबूर करे। बिल्कुल। उनके तो 2 स्क्वाड्रन भी नहीं है अब, मिग 21 के जो ग्राउंड कर दिए गए सितंबर के महीने में, वो भी 40 एक जहाज माइनस हो गए हैं बजाय ऐड होने के। तो फोर्स गोल अभी मेरा नहीं ख्याल वो अचीव कर पाए हैं कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट कोई क्रिएट कर सकें और कोई ट्रॉफी अपने लोगों को दिखा सकें, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल ठीक।